ओशो का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बताऊं, ओशो भारत के एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु थे। विवादों से इनका बड़ा गहरा नाता रहा। उनकी रहस्यमय शिक्षाओं और क्रांतिकारी विचारधाराओं की वजह से बड़ी तादाद में लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए और ओशो के अनुयायी बने। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग उनके खिलाफ भी हुए और ओशो को सेक्स गुरु और अमीरों का गुरु कहा जाने लगा। इस वीडियो में आप ओशो के बारे में 30 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। आखिर में आप कहोगे कितना रहस्यमय था ये इंसान। नंबर 1, 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक गांव कुशवाड़ा में ओशो पैदा हुए थे और पैदा होने के 3 दिन तक ना वो रोए थे ना हंसे थे। नंबर 2, ओशो बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। किसी भी बात को जानना है तो बस जानना है। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही वो रात को शमशान जाया करते थे, ये जानने की कोशिश में कि मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है। नंबर 3, सिर्फ सूफ़ी मत को जानने के लिए ओशो 27 वर्ष की उम्र में सुन्नत कराने को तैयार हो गए, जो कि इतनी उम्र में बेहद पेनफुल था। नंबर 4, ओशो शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीने के आदी रहे हैं। एक बार उन्होंने ज़िद की कि वे हाथी पर ही बैठकर स्कूल जाएंगे। उनकी ज़िद देखकर उनके पिता को हाथी मंगवाना पड़ा और ओशो उस पर बैठकर स्कूल गए। तब से ही उस स्कूल में हाथी दरवाज़ा बना हुआ है। नंबर 5, बचपन में जब ओशो पानी में नहाते थे तो कभी कभी वो अपने दोस्तों को पानी में डुबाने की कोशिश करते थे। वे जानना चाहते थे और इसके बारे में उन्होंने बताया। वे जानना चाहते थे आखिर मरना कैसा होता है। नंबर 6, बचपन में बनारस के ज्योतिष विद्वानों ने ओशो की जन्म पत्री देखकर कहा था कि इस बालक का 21 साल का होने तक हर 7वें साल मृत्यु का योग है और शायद 21 साल का होने तक इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर ये बच गया तो इसके बुद्ध होने की संभावना है। जब ओशो 14 साल के हुए तो 7 दिन तक एक मंदिर में बैठकर उन्होंने अपनी मृत्यु का इंतज़ार किया था, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 7, ओशो ने कहा था कि बचपन में उनको 2 बार अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। नंबर 8, स्कूली दिनों में ओशो को एक पीपल के पेड़ से बहुत प्रेम हुआ था। वो हर रोज़ आते जाते उस पेड़ को निहारते थे और अपने आप को इमोशनली उस पेड़ के करीब पाते थे। लेकिन एक दिन उस पेड़ के साथ कुछ अनोखा हुआ। ओशो कहते हैं अनोखा कुछ घटित हुआ, लेकिन क्या हुआ ये मुझे भी नहीं पता। और उसी दिन से उस पेड़ से एक विशेष प्रकार का संबंध हो गया जिसको मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इंसान के साथ भी मेरा ऐसा लगाव कभी नहीं हुआ था। नंबर 9, 21 मार्च 1953 के दिन मात्र 21 साल की उम्र में ओशो को एक पेड़ के नीचे संबोधि प्राप्त हुई। उस समय वो जबलपुर कॉलेज से फ़िलॉसफ़ी की पढ़ाई कर रहे थे। संबोधि के बारे में ओशो कहा करते थे कि अब मैं किसी भी प्रकार की खोज में नहीं हूँ, अस्तित्व ने अपने सारे द्वार मेरे लिए खोल दिए हैं। नंबर 10, संबोधि यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद भी उन्होंने अपनी स्टडी और एजुकेशन को जारी रखा और सागर यूनिवर्सिटी से फ़िलॉसफ़ी में फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट रहकर एमए की डिग्री ली थी। नंबर 11, ओशो कहते थे कि उनका पूर्व जन्म 700 साल पहले तिब्बत में हुआ था। पिछले जन्म में जो काम वो पूरे नहीं कर पाए थे उनको पूरा करने के लिए ये जन्म लिया है और इस जन्म के लिए भी उन्होंने अपने माता पिता को खुद चुना है। नंबर 12, ओशो बेहद उच्च कोटि के वक्ता थे। उनका बोलने पर इतना कंट्रोल था कि जो बोल दिया वही आखिर हो गया और वही छपता था। माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया। नंबर 13, ओशो कितने कुशल वक्ता थे, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने आज तक एक भी किताब नहीं लिखी, फिर भी उनकी
600 से ज़्यादा किताबें पब्लिश्ड हैं। ये सब की सब किताबें उनके प्रवचनों पर आधारित हैं, मतलब जो वो बोले वही की वही किताब में छपा है, बिना किसी सुधार के। नंबर 14, ओशो ने लगभग हर विषय पर प्रवचन दिए। करीब 5500 घंटे प्रवचन इंग्लिश में और 4800 घंटे के प्रवचन हिंदी में मौजूद हैं। बचपन में भी किसी प्रदेश में ऐसा कोई हाई स्कूल नहीं था जहां ओशो ने बोलकर पुरस्कार ना जीता हो। नंबर 15, अगर साहित्यिक लेखक की बात ना करें तो सबसे ज़्यादा किताबें अगर भारत में किसी की बिकी हैं तो वो ओशो रजनीश की हैं। सालाना 1 मिलियन से ज़्यादा बुक्स और टेप ओशो की बिकती हैं। नंबर 16, किताबों से उन्हें बहुत लगाव था। एक दिन में ओशो 3 किताबें पढ़ दिया करते थे। पढ़ने के इतने शौकीन थे कि उनका पूरा दिन भोजन और सुबह के प्रवचन के अलावा किताबें पढ़ने में ही बीतता था। पढ़ने को लेकर उनका पागलपन इतना ज़्यादा था कि वे चोर बाज़ार से किताबों को खरीदकर पढ़ने से भी नहीं कतराते थे। नंबर 17, शायद आपको सुनकर हैरानी हो, ओशो ने अपने पूरे जीवन में 1 लाख से भी ज़्यादा किताबों पर अध्ययन किया। एक शोध के अनुसार उन्हें 20वीं शताब्दी का सबसे ज़्यादा किताब पढ़े जाने वाला पुरुष कहा जाने लगा और उन्हें इंडियाज़ ग्रेटेस्ट बुकमैन के नाम से भी संबोधित किया गया। नंबर 18, ओशो को किताबों से बेहद प्रेम था। उनके इस प्रेम को देखकर उनके पिता ने एक बार कहा था, हमारे घर में एक बार लाइब्रेरी थी और अब लाइब्रेरी में हमारा घर है और हम सभी घर वालों को किताबों का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि तुम्हारी किसी भी किताब के साथ कुछ हो। ओशो ने अपने पिता से किताबों के अलावा किसी और चीज़ के लिए कभी पैसे नहीं मांगे। नंबर 19, ओशो को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी किताबों पर निशान लगाए या किसी पंक्ति को अंडरलाइन करे, इसलिए ओशो को लाइब्रेरी से बुक लाकर पढ़ना भी पसंद नहीं था। वे कहते थे, मेरे लिए किसी पंक्ति के नीचे अंडरलाइन लगाई हुई किताब को पढ़ना उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी व्यक्ति का वैश्य के पास जाना। मेरे लिए कोई पुस्तक नहीं, मेरे लिए पुस्तक एक प्रेम संबंध है। नंबर 20, ओशो बचपन में अपनी नानी के पास रहे। नानी ने ही उनको पढ़ना सिखाया। जो भी किताबें उनको पसंद थीं उसे वो रात में पढ़कर अपनी नानी को सुनाते थे। पहली बुक जो उन्होंने पढ़कर अपनी नानी को सुनाई थी वो थी द बुक ऑफ मिर्दाद। ये उनकी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक थी। साथ ही ओशो ये भी कहते थे कि मनु संहिता और मनु समृद्धि को मैं दुनिया की सबसे क्रूर किताब मानता हूँ। नंबर 21, ओशो की लाइब्रेरी में 1 लाख किताबें हैं। ओशो ने मृत्यु से पहले अपने लोगों और सहायता करने वालों को इन लाइब्रेरी की किताबों को अलमारियों के बक्से में बंद रखने का आदेश दिया था और साथ ही ये भी कहा था, इन किताबों को केवल उन्हीं को पढ़ने की इजाज़त है जो इन पर लिख रहे हों और उसमें भी किसी एक व्यक्ति को एक बार में 3 से ज़्यादा किताबें निकालने की अनुमति नहीं है। ओशो का कहना था, ये लाइब्रेरी आम जनता के लिए नहीं है, इसकी किताबें उन्हीं के लिए खुली हैं जो इन पर यानी ओशो पर शोध कर रहे हैं। नंबर 22, ओशो गज़ब के तर्कशास्त्री थे। उनमें किसी भी बात को सही या गलत साबित करने की पूरी क्षमता थी और यही कारण था कि उनसे कोई भी व्यक्ति वाद विवाद नहीं कर सकता था। पोप ने भी उनका चैलेंज स्वीकार नहीं किया। नंबर 23, ओशो सेक्सुअलिटी पर बड़े खुले रूप से बात करते थे। वे सेक्स को लेकर खुली और स्पष्ट वकालत करते थे और इसीलिए उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया और उनको सेक्स गुरु कहा जाने लगा। नंबर 24, ओशो को बातचीत या कम्युनिकेशन शब्द बिल्कुल पसंद नहीं था। वे कहते थे, मेरे लिए ये एक भद्दी बात है, मेरा शब्द तो संवाद है। नंबर 25, ओशो को उर्दू की प्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का
गाया गाना बहुत पसंद था, वो जो तुम में हम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना हो, बेहद पसंद था। नंबर 26, ओशो लगातार 15 वर्षों तक प्रवचन देते रहे, लेकिन 1981 से करीब 3.5 वर्ष के लिए वो सार्वजनिक मौन पर चले गए थे। नंबर 27, ओशो के पिता ने ओशो से संन्यास लिया था। जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया था, वे ओशो के पैर पकड़कर खूब रोए थे। नंबर 28, ओशो को अमीरों का गुरु कहा जाता है और उन्होंने खुद भी अपने इंटरव्यू में बार बार जिक्र किया है कि वे अमीरों के गुरु हैं। वो कहा करते थे कि मुझे तुम अमीरों का ही गुरु बनने दो, गरीबों के लिए तो और भी बहुत से गुरु हैं। यहाँ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वे ऐसे तर्क दिया करते थे कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जिसके पास धन है वही धन की व्यर्थता को समझ सकता है। गौतम बुद्ध महाराजा के बेटे हैं, राम और कृष्ण राजघराने में पैदा हुए। तुमने कभी किसी भिखमंगे को किसी अवतार या एनलाइटेंड महापुरुष बनते हुए देखा है? नंबर 29, ओशो के पास 90 यानी 90 रोल्स रॉयस कार थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे 365 रोल्स रॉयस कार चाहते हैं। उनके अनुयायी उनको ये कारें उपलब्ध कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर दिन ओशो के लिए एक नई कार बाहर खड़ी हो। नंबर 30, ओशो की डेथ आज भी एक रहस्य है। कहा जाता है जब वे अमेरिका की जेल में थे तब उन्हें थीलियम नाम का धीमा जहर दिया गया था। इससे उनका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला गया। वे निरंतर बीमार रहने लगे और मृत्यु धीरे धीरे उनके नज़दीक आने लगी। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ओशो रजनीश के बारे में क्या सोचते हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। टिल देन बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।